आज हम आपको जिस प्लेन क्रैश की जानकारी देने वाले हैं ये हादसा नहीं बल्कि एक ऐसी हत्या है जिसमें एयरलाइन कंपनी के लालच के कारण न सिर्फ सैकड़ों मासूम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी बल्कि उनके परिवार वालों को उनकी लाश भी नसीब नहीं हुई। जिस जगह ये प्लेन क्रैश हुआ वहां दलदल में हजारों मगरमच्छ और जहरीले सांप थे, जिसके कारण बदकिस्मती से किसी पैसेंजर की हड्डी भी नहीं मिली। हवाई जहाज आज दुनिया में यात्रा करने का सबसे सुरक्षित साधन है। चाहे आप अक्सर हवाई यात्रा करते हैं या पहली बार हवाई जहाज में सफर कर रहे हों, एक बार तो आपका दिल किसी हादसे को सोचकर धड़कता ही है। क्या होगा अगर प्लेन का इंजन हवा में बंद हो जाए या कहीं ये प्लेन किसी दूसरे प्लेन से ना टकरा जाए। ये सब सोचकर हम भगवान का नाम लेते हुए अपनी यात्रा करते हैं। हवाई जहाज भी एक मशीन है जो कभी भी खराब हो सकती है, लेकिन अगर एयरलाइन कंपनी थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में हवाई जहाज की सही मरम्मत ना करें और जिसके कारण सैकड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़े, तो उस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार के लिए ये हादसा नहीं बल्कि हत्या है। N904VJ नाम से रजिस्टर MC डोनाल्ड डगलस कंपनी का ये DC-932 पैसेंजर प्लेन लगभग 27 साल पुराना था। इस हवाई जहाज ने 18 अप्रैल 1959 को अपनी पहली उड़ान भरी थी, जिसके बाद 1992 तक ये हवाई जहाज डेल्टा एयरलाइन के लिए उड़ान भरता रहा। लगभग 23 साल तक इस विमान का इस्तेमाल करने के बाद डेल्टा एयरलाइन ने इसे रिटायर कर दिया और वापस MC डोनाल्ड डगलस कंपनी को बेच दिया। इसके लगभग एक साल बाद 1993 में वैल्यू जेट कंपनी ने इस प्लेन को खरीदकर दोबारा से इसे पैसेंजर प्लेन के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वैल्यू जेट एयरलाइन की स्थापना 1992 में की गई थी और तभी से ये कंपनी पुराने और सस्ते हवाई जहाज़ों को खरीदकर उन्हें पैसेंजर प्लेन के तौर पर इस्तेमाल कर रही थी, जिसके कारण शुरू से ही ये एयरलाइन काफी विवादों में घिरी रही। अपने खर्चों को बचाने के लिए ये कंपनी ना तो अपने हवाई जहाज़ों का सही से रखरखाव और मरम्मत करती थी और ना ही अपने स्टाफ को सही ट्रेनिंग और सुविधाएं उपलब्ध करवाती थी। इस एयरलाइन की रेपुटेशन इतनी खराब थी कि 1995 में US मिलिट्री ने अपने सैनिकों को इसमें सफर करने से रोक दिया था। 11 मई 1996 फ्लोरिडा का मायामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वैल्यू जेट एयरलाइन की फ्लाइट नंबर 592 जॉर्जिया अटलांटा के विलियम बी हार्ट्सफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने की तैयारी कर रही थी। 5 क्रू मेंबर्स के साथ साथ 105 पैसेंजर धीरे धीरे प्लेन में सवार होने लगते हैं। फ्लाइट का नेतृत्व 35 वर्षीय कैप्टन कैंडी कुबेक कर रही थी, जिन्होंने अपने करियर में 8,928 घंटों का फ्लाइंग अनुभव प्राप्त किया था। फर्स्ट ऑफिसर हेजन भी 11,800 घंटों के फ्लाइंग अनुभव के साथ एक मंझे हुए पायलट थे। वैल्यू जेट एयरलाइन के बाकी सभी प्लेन की तरह इस प्लेन की हालत भी खस्ता थी और इस उड़ान के पहले भी 12 बार किसी न किसी खराबी के चलते इस प्लेन को या तो इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी या अपनी उड़ान को ही रद्द करना पड़ता था। और उन सभी हादसों में ज्यादातर इंजन की खराबी या पैसेंजर कैबिन में एयर प्रेशर की प्रॉब्लम हुई थी। और जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, कुछ पैसे बचाने के लिए वैल्यू जेट एयरलाइन फिर भी धड़ल्ले से इस प्लेन का इस्तेमाल कर रही थी। प्लेन के वेट और बैलेंस फॉर्म के मुताबिक उस दिन प्लेन में 4,109 पाउंड का पैसेंजर लगेज और दूसरा कार्गो का सामान लोड किया गया था। कार्गो सामान में 2 टायर्स और व्हील्स के साथ साथ 5 ऐसे कंटेनर भी लोड किए गए थे जिसके ऊपर ऑक्सीजन कैनिस्टर लिखा हुआ था। इन 5 कंटेनर में टेनिस बॉल के आकार के लगभग 144 ऐसे केमिकल ऑक्सीजन जनरेटर्स रखे हुए थे जो काफी वक्त पहले ही एक्सपायर हो चुके थे। केमिकल ऑक्सीजन जनरेटर एक ऐसा उपकरण होता है जो कुछ केमिकल रिएक्शन के साथ ऑक्सीजन रिलीज करता है। प्लेन के कार्गो कंपार्टमेंट में आग न लगे, इसलिए कार्गो कंपार्टमेंट को पूरी तरह से सील किया जाता है ताकि उसे बाहर के वातावरण से ऑक्सीजन ना मिल सके और कंपार्टमेंट में आग ना लग सके। अब जब कार्गो कंपार्टमेंट में ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो अगर किसी कार्गो सामान में आग लग भी जाए तो वो बिना ऑक्सीजन के जल्द ही अपने आप बुझ जाएगी। इसलिए इस प्लेन के कार्गो कंपार्टमेंट में कोई स्मोक डिटेक्टर भी नहीं लगा होता था। दोपहर के लगभग 1:40 पर प्लेन डिपार्चर गेट से अपना रोल ऑफ प्रोसेस शुरू करता है। प्लेन जब धीरे धीरे टैक्सीवे से होता हुआ रनवे की तरफ जा रहा था तो उन्हीं ऑक्सीजन जनरेटर में से एक जनरेटर अपने आप एक्टिव हो जाता है
और जैसा कि हमने पहले बताया, ये ऑक्सीजन जनरेटर धीरे धीरे कार्गो कंपार्टमेंट में ऑक्सीजन रिलीज करने लगता है। ये ऑक्सीजन बहुत सारे केमिकल रिएक्शन के बाद जनरेट होती है, इसलिए वो जनरेटर भी बहुत गर्म हो गया था। हालांकि कार्गो कंपार्टमेंट में बाहर से ऑक्सीजन नहीं आ रही थी, लेकिन ये ऑक्सीजन जनरेटर कंपार्टमेंट के अंदर ही ऑक्सीजन रिलीज कर रहा था, जिस कारण वो गर्म जनरेटर किसी भी क्षण आग पकड़ सकते थे। इन सब से अनजान पायलट धीरे धीरे प्लेन को रनवे पर लेकर आता है और दोपहर के लगभग 2:03 पर एटीसी टावर से परमिशन मिलने के बाद वैल्यूजेट फ्लाइट 592 पूरी पावर के साथ रनवे पर दौड़ने लगती है। ये प्लेन अभी रनवे पर ही दौड़ रहा था कि तब तक कार्गो कंपार्टमेंट में सुलग रहे ऑक्सीजन जनरेटर्स आग पकड़ लेते हैं और जिसके साथ साथ कार्गो कैबिन में रखे हुए दूसरे सामान में भी आग लग जाती है। कार्गो कंपार्टमेंट में रखे हुए टायर्स के कारण आग और भी गंभीर तरीके से भड़कने लगती है और लगभग 1 मिनट तक रनवे पर दौड़ने के बाद फ्लाइट फाइनली टेक ऑफ कर जाती है। पायलट अभी भी कार्गो कंपार्टमेंट में हुई इस तबाही से अनजान थे, लेकिन टेक ऑफ के कुछ मिनट के बाद ही पैसेंजर कैबिन में आग और धुएं की बदबू फैलने लगती है। आग का धुआं अभी धीरे धीरे पैसेंजर कैबिन में फैल ही रहा था कि तभी आग के कारण कार्गो कंपार्टमेंट में रखा हुआ टायर एक धमाके के साथ फट जाता है। पूरा प्लेन उस धमाके से हिल जाता है। आग अब धीरे धीरे पैसेंजर कैबिन के फ्लोर तक पहुंच जाती है और अचानक से प्लेन के सभी इलेक्ट्रिक उपकरण बंद होने लगते हैं। एक एयर होस्टेस तेजी से भागकर कॉकपिट में पायलट को पैसेंजर कैबिन में लगी आग की जानकारी देती है। आग का धुआं तब तक कॉकपिट में भी पहुंच चुका था। फर्स्ट ऑफिसर तुरंत ही मायामी एटीसी टावर को कॉल कर उन्हें फ्लाइट में लगी आग की जानकारी देता है और इमरजेंसी में मायामी एयरपोर्ट पर वापस लैंड करने की अनुमति मांगता है। हालात की गंभीरता को देखते हुए एटीसी टावर तुरंत ही वैल्यूजेट फ्लाइट को मायामी एयरपोर्ट पर लैंड करने की परमिशन देते हुए पायलट से फ्लाइट को 270 हेडिंग में मोड़कर वापस मायामी एयरपोर्ट की तरफ आने को कहता है। मुझसे काफी लोग पूछते हैं कि अपने वीडियो बनाने के लिए मैं किस तरह के माइक्रोफोन या कैमरे का इस्तेमाल करता हूँ। वॉइस रिकॉर्डिंग करने के लिए मैं बिग पासपोर्ट का USB माइक्रोफोन यूज करता हूँ, जो हमारे आज के वीडियो के स्पॉन्सर भी हैं। इसके अलावा अपनी टीम से ऑनलाइन बात करने के लिए भी मैं बिग पासपोर्ट के USB हेडफोन्स और वेबकैम का इस्तेमाल करता हूँ। तो अगर आप भी प्रोफेशनल वीडियो बनाना चाहते हैं या ऑनलाइन मीटिंग्स करना चाहते हैं तो बिग पासपोर्ट के प्रोडक्ट सभी मेजर ई-कॉमर्स स्टोर जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील पर बहुत ही किफ़ायती प्राइस पर आसानी से उपलब्ध हैं। सभी प्रोडक्ट के लिंक और स्पेशल कूपन कोड नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं, जिसका इस्तेमाल करके आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी पा सकते हैं। तो आइए इसी के साथ वापस आते हैं अपनी केस स्टडी पर। प्लेन की हाइट को कम करने के लिए कैप्टन कैंडी क्यूबेक इंजन पावर को कम करने की कोशिश करती है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो जाता है कि आग के कारण इंजन नंबर 1 का थ्रॉटल जाम हो चुका है। हालांकि इंजन नंबर 2 का थ्रॉटल अभी भी काम कर रहा था, जिसका इस्तेमाल करके कप्तान इंजन पावर को कम करने की कोशिश करती है। थ्रॉटल जाम होने के कारण प्लेन का बायां इंजन अब दाएं इंजन से ज्यादा थ्रस्ट प्रोड्यूस कर रहा था, जिसके कारण प्लेन धीरे धीरे दाईं तरफ झुकने लगता है। प्लेन में तेजी से फैलती हुई आग और एक एक कर सभी कंट्रोल फेल होते देख कैप्टन कैंडी तुरंत ही रेडार का इस्तेमाल कर प्लेन को तेजी से बाईं तरफ मोड़ती हैं ताकि जल्द से जल्द मायामी एयरपोर्ट पहुंचा जा सके। एटीसी टावर भी लगातार पायलट के साथ बातचीत करते हुए उन्हें रास्ता बता रहा था ताकि प्लेन को जल्द से जल्द लैंड करवाया जा सके, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था और तेजी से फैलती हुई आग के कारण जल्द ही प्लेन के सभी कंट्रोल फेल हो जाते हैं और प्लेन पूरी तरह पायलट के कंट्रोल से बाहर हो जाता है। आग और धुआं इतनी तेजी से फैलता है कि देखते ही देखते कॉकपिट में दोनों पायलट बेहोश हो जाते हैं। एटीसी कंट्रोलर बार बार पायलट से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन पायलट की तरफ से कोई जवाब नहीं आता।
बेकाबू हुआ प्लेन सीधे नाक के बल दलदल के बीचों बीच धंस जाता है। प्लेन में सवार सभी 110 लोग इस दुखद हादसे में अपनी जान गंवा देते हैं। प्लेन एयरपोर्ट से महज कुछ ही मील की दूरी पर क्रैश हुआ था, इसलिए तुरंत ही बचाव दल के हेलीकॉप्टर वहां पहुंच जाते हैं। बचाव दल घटनास्थल पर पहुंच तो जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां वैल्यू जेट प्लेन का कोई नामो निशान नहीं मिलता भी कैसे? प्लेन जहां क्रैश हुआ वो एक विशालकाय दलदली जंगल था। फ्लोरिडा के दक्षिणी हिस्से में बसा हुआ यह विशालकाय दलदली इलाका पूरे साल पानी और दलदल से भरा रहता है, और इसी दलदल में पाए जाते हैं दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक मगरमच्छ, घड़ियाल और अजगर, जो पलक झपकते ही किसी भी बड़े से बड़े जानवर को ऐसे चट कर जाते हैं कि उनकी हड्डियों तक का पता नहीं चलता। प्लेन सीधा दलदल के बीचों बीच गिरा था, इसीलिए किसी को बचा पाना तो दूर की बात, बचाव दल के लिए यहां पहुंचना तक असंभव हो रहा था। अपनी खुद की जान जोखिम में डालकर बचाव दल हफ्तों तक प्लेन या उसमें सवार किसी भी व्यक्ति की लाश को खोजने की कोशिश करते रहे, लेकिन अंत में उनके हाथ सिर्फ एक जबड़े का टुकड़ा और इंसानी मांस के कुछ लोथड़े ही लगे। खतरनाक मगरमच्छों और घड़ियालों से भरे हुए उस दलदल में गिरे हुए प्लेन में सफर कर रहे लोगों का क्या हुआ होगा, सोचकर ही सारे बदन में सरसरी दौड़ जाती है। बचाव दल में काम कर रहे एक कर्मचारी को जब छोटे बच्चे के कुछ कपड़े मिले तो उस भयानक मंजर को सोचकर उसका कलेजा ही हिल गया। वो इतना हताश हुआ कि उसने अपनी नौकरी ही छोड़ दी। इस हादसे में अपने परिवार को खो चुके लोगों को उनकी लाश तो दूर, कोई नामो निशान तक नहीं मिला। लोगों में अपने चाहने वालों को खोने का गम तो था, लेकिन उससे भी ज्यादा गुस्सा और रोष इस हादसे के जिम्मेदार लोगों को सजा दिलाने के लिए था। प्लेन पूरी तरह दलदल में समा चुका था। हालांकि काफी मशक्कत के बाद प्लेन के ब्लैक बॉक्स को बरामद कर लिया गया और शुरू हुई इस खौफनाक हादसे की जांच। प्लेन में रखे हुए कार्गो सामान की लिस्ट चेक करते ही जांचकर्ताओं को ऑक्सीजन जनरेटर के बारे में पता चल गया। अब सवाल ये आया कि जब किसी पैसेंजर प्लेन में इस तरह के खतरनाक उपकरण को ले जाना मना होता है तो वैल्यू जेट एयरलाइन ने ऐसा क्यों किया? और इसका जवाब एकदम साफ था। सिर्फ कुछ पैसे बचाने के लिए वैल्यू जेट एयरलाइन ने प्लेन में कार्गो चेक करने और लोड करने की जिम्मेदारी एक ऐसी एजेंसी को दी थी जिनके पास प्लेन में लोड होने वाले खतरनाक सामान को पता करने का कोई खास अनुभव नहीं था। ऑक्सीजन जनरेटर्स को कागज और पॉलीथीन में भरे हुए डब्बों के बीच रखा गया था और उसके ऊपर लिखा गया था कि वो खाली है, जबकि वो सब ऑक्सीजन जनरेटर्स सिर्फ एक्सपायर थे, ना कि खाली। वैल्यू जेट एयरलाइन और लैंडिंग एजेंसी की इस गलती के कारण सैकड़ों लोगों ने अपने चाहने वालों को खो दिया। जांचकर्ताओं ने इस हादसे के लिए 3 एजेंसीज को जिम्मेदार ठहराया: वैल्यू जेट एयरलाइन, सेबर टेक कंपनी और FAA फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, जिन्होंने 1988 में हुए ऐसे ही हादसे के बाद भी प्लेन में स्मोक डिटेक्टर को लगाना अनिवार्य नहीं किया। जांच के बाद 16 जून 1996 को वैल्यू जेट कंपनी को बैन कर दिया गया, लेकिन इसे पैसे की ताकत और मानव लालच की हद ही कहेंगे कि 30 सितंबर 1996 को इस बैन को हटा दिया गया और वैल्यू जेट एयरलाइन फिर से काम करने लगी। हालांकि एयर ट्रैवल एक बहुत ही सुरक्षित माध्यम है, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ गलती की गुंजाइश भी बहुत ही कम है। थोड़े से पैसे बचाने के लालच में लाखों लोगों की जान से खेलने का हक किसी भी एयरलाइन को नहीं दिया जाना चाहिए। अपनी पूरी टीम और व्यूअर्स के माध्यम से हम इस हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारा हौसला बढ़ाएं। आपके सहयोग के लिए हम सदैव आपके आभारी हैं। धन्यवाद।